नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 16 तक पढ़ लिया था। भाग 16 में आपने प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में जाना, यानी आपने रूपांतरण जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं इसके बारे में आपने जाना। अब आते हैं भाग 17 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा, और हम कुछ बातें जीन के बारे में भी बताएंगे। बुक पर आने से पहले कुछ बातें हम व्हाइट बोर्ड पर करते हैं। तो आपका टॉपिक है आज का, वो है आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं और उम्मीद है कि आपको याद भी है, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे डिटेल में। यानी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, इसको दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था इसे? फ्रांसिस क्रिक ने। क्या बताया? फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में बताया कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह, यानी आनुवंशिक सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आनुवंशिक सूचना का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बताया था फ्रांसिस क्रिक ने, और इसी को कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा। आनुवंशिक सूचना का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? तो सूचना डीएनए से अनुलेखन द्वारा एमआरएनए व एमआरएनए से रूपांतरण द्वारा प्रोटीन को स्थानांतरित होता है। इसी को आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया है पहले भी कि डीएनए से डीएनए बनता है। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलिपिकरण। ठीक है, और डीएनए से सूचना स्थानांतरित होती है एमआरएनए को, जिसे कहते हैं अनुलेखन, और एमआरएनए से सूचना स्थानांतरित होती है रूपांतरण की मदद से प्रोटीन को। तो इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर है बात? डीएनए से डीएनए बनता है, यह प्रक्रिया प्रतिलिपिकरण कहलाती है। डीएनए से सूचना एमआरएनए को जाती है
एक ही दिशा में है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि mRNA से DNA बने या प्रोटीन से mRNA बने, कभी नहीं। हमेशा क्या होता है, DNA से mRNA और फिर mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम DNA टू mRNA टू प्रोटीन। इसे कहते हैं वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है बातें? इसके बारे में तो 10 बार आपको बता दिया गया, उम्मीद है कि जुबान पे भी रट चुका होगा कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि सूचना सदैव एक ही दिशा में स्थानांतरित होती है, DNA से mRNA से प्रोटीन में। इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये तो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। इसके बाद 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था, एक का नाम था एच टेमिन और दूसरे का नाम था डी बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टी मग्गा सब इसी में आएगा। एच टेमिन व डी बाल्टीमोर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, क्योंकि देखिए आपको बताया कि DNA आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल। और आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, DNA और RNA। आपको पता है मैक्सिमम जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, DNA आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में। लेकिन RNA भी कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, किसमें, विषाणुओं में। कौन से विषाणुओं में, रेट्रो विषाणु, रेट्रोवायरस, जैसे TMV, HIV, इन्फ्लुएंजा, इन सभी में RNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, बताया हूँ आपको। तो ये जो बात कही गई फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ये तो उनके लिए सही है कि जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, जैसे हम लोगों में, पौधों में, कवकों में, बैक्टीरिया में, सब में, उनमें ये बात लागू होती है। लेकिन उनका क्या, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, उनमें कैसे सूचना का स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से होता है, क्योंकि RNA है आनुवंशिक पदार्थ, DNA तो है ही नहीं उसमें, तब कैसे होता है। तो ये बताया था 2 साइंटिस्ट एच टेमिन व डी बाल्टीमोर ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सन 1970 में बताया कि कुछ विषाणुओं जैसे रेट्रोवायरस में, जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, RNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, उनमें सूचना का प्रवाह RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA में व DNA से अनुलेखन द्वारा mRNA में व mRNA से प्रोटीन में स्थानांतरित होता है। इसे क्या कहते हैं, रिवर्स डोग्मा ऑफ
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वे जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है उसमें तो सूचना का प्रवाह डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन में होता है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन वे जिन विषाणुओं में जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है उसमें क्या होगा, उसमें रिवर्स डोग्मा होगा, यानी आरएनए से पहले डीएनए बनेगा जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन। तो अब क्या होगा इनमें होगा आरएनए से बनेगा डीएनए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, जिसे क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, और एमआरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, जिसे क्या कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसलेशन। तो आपने अब समस्त जीवों के बारे में जान लिया कि वे जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है वे आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनाते हैं, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन उल्टा जा रहा है। होना तो चाहिए डीएनए से एमआरएनए की तरफ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आरएनए से डीएनए बन रहा है पहले, इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स, यानी बैक में जा रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो पूछा जाता है वो ये कि ये किसकी उपस्थिति में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी उपस्थिति में होता है, तो याद कर डालिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम की मदद से होता है, याद कर डालिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम की मदद से होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा होता है। क्लियर है बात। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया था नीट में, जिसको सॉल्व करा ही दिया गया था, आपको यही पूछा गया था, सीधे यही दे दिए थे, सीधे यही डायग्राम दे दिए थे। अब यहां पर इसको हटा के लिख दिए थे ए, इसको हटा के लिख दिए थे बी, इसको हटा के लिख दिए थे सी, और शायद इसको भी हटाए थे, ए यहीं से शुरू था। और उसमें पूछा गया था कि ये बताइए ए बी सी क्या है, तो ए अनुलेखन, बी रूपांतरण, सी प्रोटीन। ठीक, तो ये डायरेक्ट नीट में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करा दिया गया था, क्योंकि मैंने कई बार इसको बताया है। तो अब आपने ये भी जान लिया कि रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। लेकिन ये उन्हीं में होता है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, याद रखेंगे। ये किस में होता है, उनमें जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। किसमें, रेट्रोवायरसेस जैसे टीएमवी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा। इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, क्लियर है बातें। आइए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जीन। ये जीन क्या होता है, बड़ा परेशान करता है, आज इनका ऑपरेशन कर डालेंगे हम। जीन, सबसे पहले तो कुछ बातें जो आप बता सको कि जीन क्या है। तो आप सबसे पहले क्या बताओगे, जीन आनुवंशिकी की इकाई है, क्योंकि आनुवंशिकी बेकार है बिना जीन के, आनुवंशिकी की इकाई है यानी यूनिट है। अब कहाँ पाया जाता है, तो यह गुणसूत्र पर यानी क्रोमोसोम पर स्थित होता है। अब देखिए, और सही तरीके से जानना हो तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। मेन तो यही है कि जीन कहाँ होते हैं, डीएनए पर। मैंने बताया था आपको कि डीएनए पर उपस्थित
नाइट्रोजन क्षारकों का समूह जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना को निहित करता है, जीन कहलाता है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से डीएनए का इतना भाग एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने की सूचना रखता है। एक पॉलीपेप्टाइड कहिए या चाहे प्रोटीन कहिए, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाने की सूचना रखता है। सूचना किस रूप में होती है? नाइट्रोजन क्षारकों के समूह के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक का जो नाइट्रोजन क्षारकों का समूह है, जो एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना रखता है, यही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जीन डीएनए पर उपस्थित होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, क्योंकि गुणसूत्र भी तो डीएनए के ही बने होते हैं। तो चाहे गुणसूत्र कहिए चाहे डीएनए कहिए, बात एकदम सही है। क्या बताएंगे कि जीन आनुवंशिकी की इकाई है और या गुणसूत्र पर स्थित होता है या डीएनए पर स्थित होता है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, इतनी बात आपने जान ली कि जीन कहाँ पर स्थित होता है? गुणसूत्र पर। कार्य क्या करता है? तो यह जीवों में लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी उसका शरीर कैसा होगा, उसके शरीर में कौन सी कोशिका कैसे बनेगी, उसके शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसके शरीर में नाक कितनी लंबी होगी, आँख कैसा होगा, बाल कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? जीन। तो जीवों के लक्षणों का निर्धारण करता है जीन। अब एक सही डेफिनेशन क्या देंगे जीन का? आपने जाना कि जीन क्या है? डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का समूह जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना रखता है, उसी को जीन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। यानी हम जीन का सही डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की सूचना को निहित रखता है। क्या कहलाएगा? जीन कहलाता है। अब कार्य के आधार पर जीनों के भिन्न रूप को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन ये जीन ही है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना निहित होती है। अगर यूकैरियोटिक का डीएनए है तो उसमें मोनोसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब कि एक सिस्टोन एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है। पॉलीसिस्टोनिक जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टोन, ऐसा डीएनए का खंड, ऐसा डीएनए का जीन जिसके पास एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित होती है, उसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। यानी सिस्टोन क्या है? डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड या भाग जो एक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा लिखना है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विशिष्ट जरूर लिख सकते हैं, जो विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है। क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन कहलाता है।
और आपको एक बात और पता है, डीएनए पर अनुलेखन के समय मैंने बताया था कि 3 भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। तो इनमें से उन्नायक mRNA का संश्लेषण नहीं करता, समापक RNA का संश्लेषण नहीं करता, कौन करता है? संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन डीएनए का वह भाग है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है और उसी से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन बनता है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। तो ये जो संरचनात्मक जीन है वो सिस्टोन के ही तो समतुल्य है, क्योंकि सिस्टोन का भी डिफिनेशन वही है जो संरचनात्मक जीन का है, क्योंकि संरचनात्मक जीन भी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है। सिस्टोन भी कह रहा है कि हम एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए का संरचनात्मक जीन सिस्टोन के समतुल्य होता है। चाहे आप उसे सिस्टोन कहिए चाहे संरचनात्मक जीन कहिए, बात एक ही है। यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। ठीक, ये हो गया पहला सिस्टोन। दूसरा देखते हैं ये रेकॉन क्या होता है। रेकॉन क्या होता है? तो देखिए डीएनए का वह भाग जिसमें जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है या पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? रेकॉन। यानी डीएनए का वह भाग या खंड जहां क्या होता है? विनिमय, जीन विनिमय। ठीक है, अदला बदली होती है ना जीनों का, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या पुनर्संयोजन हो, यानी रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है, क्या कहलाता है? रेकॉन कहलाता है। याद करिए रेकॉन क्या है। देखिए सिस्टोन क्या है? डीएनए का वह खंड जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है, सिस्टोन कहलाता है। रेकॉन क्या है? डीएनए का वह खंड जहां जीन विनिमय या पुनर्संयोजन होता है, रेकॉन कहलाता है। आखिरी तीसरा याद करते चलिए, म्यूटॉन क्या होता है? देखिए इसके शब्द से ही क्लियर हो जाता है। म्यूटॉन, म्यूटॉन किससे बना है? म्यूटेशन से। तो डीएनए का वह खंड जहां पर म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटॉन। डीएनए के छोटे छोटे खंड जहां उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है, क्या कहलाता है? म्यूटॉन कहलाता है। क्लियर है बात? बस यही 3 चीजें याद रखनी है। सिस्टोन, सिस्टोन क्या है? डीएनए का वह खंड जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है, सिस्टोन कहलाता है। रेकॉन क्या है? डीएनए का वह खंड जो जहां पर जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन होता है, रेकॉन कहलाता है। म्यूटॉन क्या है? तो डीएनए के छोटे छोटे खंड जहां पर म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है, म्यूटॉन कहलाता है। क्लियर है? तीनों चीजें याद हो गई। कार्य के आधार पर जीन के भिन्न रूप हैं 3, सिस्टोन, रेकॉन, म्यूटॉन। क्लियर है बात? याद कर लीजिए। सिस्टोन यानी डीएनए का वह खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है, सिस्टोन कहलाता है। रेकॉन डीएनए का वह खंड जहां पर पुनर्संयोजन और जीन विनिमय होता है, रेकॉन कहलाता है। म्यूटॉन डीएनए के छोटे छोटे खंड जहां पर उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटॉन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अब आता है जीन संकल्पना। जीन संकल्पना इसे कहते हैं जीन कॉन्सेप्ट। ये किसने दिया था? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जीन संकल्पना किसने दिया था। तो जीन संकल्पना दिए थे सटन और बोवेरी ने। सटन व बोवेरी ने जीन की संरचना
कॉमा व्यवहार व उसके प्रकृति के आधार पर जीन संकल्पना का प्रतिपादन किया। जीन संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार अब देखिए, जीन संकल्पना यानी जीन कॉन्सेप्ट है। जीन के बारे में जो भी बातें होंगी कि जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, कार्य क्या होता है, कैसे उसमें नाइट्रोजन क्षार एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने के लिए सूचना निहित रखते हैं, ये सारी बातें जो बताई गई वो जीन कॉन्सेप्ट यानी जीन संकल्पना के अंतर्गत बताई गई। ये किसने बताया था? सटन और बोवेरी ने मिलकर। इसके अनुसार, जीन संकल्पना के अनुसार सटन और बोवेरी ने बताया कि पहला पॉइंट कि जीन या प्रत्येक जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं? प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। दूसरा, जीन जीवों में शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। याद करते चलिए सब, निर्धारण करते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं। क्लियर? 2 पॉइंट। जीन संकल्पना के अनुसार जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा कि जीन जीवों के शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में इसकी सूचना को लेकर जाते हैं। तीसरा, जीवों में, सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या की तुलना में जीन की संख्या अधिक होती है। जीन की संख्या अधिक होती है। अब इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक गुणसूत्र बहुत लंबे डीएनए से मिलकर बना होता है और एक डीएनए में कई हजार कई लाख जीन होते हैं। तो बताइए, एक गुणसूत्र में लाखों जीन हैं। मान लो मनुष्य का ही ले लो, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। तो 46 ही गुणसूत्र हैं, लेकिन उस पर जीन की संख्या कितनी है? लाखों करोड़ों। तो संख्या किसकी अधिक हुई? गुणसूत्र की, जीन की। तो क्या कह सकते हैं कि सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या की तुलना में जीन की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, चौथा, प्रत्येक जीन डीएनए पर रेखीय क्रम में मोतियों के माला के समान व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कि जो जीन होते हैं, आपको पता है कि डीएनए पर जीन, बहुत सारे जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। मान लो कि ये इतना एक जीन है, ये इतना एक जीन है, ये इतना एक जीन है, तो देखिए रेखीय क्रम में। और मोतियों की माला के समान, मोतियों की माला के बीच में थोड़ी गैपिंग होती है, वही दिखा रहा है, मोतियों की माला के समान
होती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया 4 पॉइंट। 5वां, प्रत्येक जीन विशिष्ट, प्रत्येक जीन एक विशिष्ट गुणसूत्र, प्रत्येक जीन एक विशिष्ट गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होते हैं, विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बिंदुपथ कहते हैं। क्रोमोसोम का वह भाग जहाँ पर जीन पाया जाता है क्या कहलाता है? बिंदुपथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकस, जीन लोकस। याद करिए कि डीएन गुणसूत्र का वह भाग जहाँ पर जीन पाया जाता है वो क्या कहलाता है? बिंदुपथ या लोकस। हर जीन का अपने विशिष्ट गुणसूत्र पर वो स्थान निश्चित होता है, वहीं पर पाया जाता है। छठवां, जीन एक से अधिक अवस्था में मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक जीन की अतिरिक्त अवस्थाएं, अतिरिक्त अवस्थाएं युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलील कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक जीन है, मान लो मटर के पौधे की लंबाई का जीन, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। ये एक जीन है, ये किसको दर्शाता है? लंबे पौधे को, कि पौधा की लंबाई लंबा होगा। लेकिन आपको पता है कि इस जीन का एक और रूप होता है, उस रूप को हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं, जो बौने आकृति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक जीन का एक से अधिक रूप मिलना, एक से अधिक रूप, एक लंबा है एक बौना है, एक जीन का एक से अधिक रूप मिलना और अतिरिक्त रूप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। युग्म विकल्पी, इसे क्या कहेंगे? एलील या युग्म विकल्पी। क्लियर है बात? अब चाहे इसको युग्म विकल्पी कहिए चाहे इसको कहिए, बात एक ही है। दूसरा, बहुत से जीन में, बहुत से जीन में केवल 2 एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। इनमें एक सामान्य तथा दूसरा उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट होता है, म्यूटेंट होता है। क्लियर है? यानी एक जो जीन होता है, एक जीन सामान्य रूप से एक जीन के 2 एलील होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 एलील। और इसमें से एक सामान्य होता है, जैसे लंबा क्या है? सामान्य नहीं है ये जीन, लेकिन ये जो है वो म्यूटेंट है, इसी का उत्परिवर्ती रूप है, इसी के जीन के नाइट्रोजन क्षारों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा जिससे ये बना है, तो इसे कहेंगे उत्परिवर्ती। सामान्य रूप से एक जीन के 2 ही एलील होते हैं और उनमें से एक सामान्य होता है और एक उत्परिवर्ती होता है। क्लियर है बात? तो बहुत से जीन में केवल 2 एलील होते हैं। अच्छा, 2 से ज़्यादा एलील हो जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? बहुएलीलता, मल्टीपल एलीलिज्म। बताइए, आपको पढ़ाए हैं बहुएलीलता यानी मल्टीपल एलीलिज्म का एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8वां। जीन डीएनए के एक खंड को निरूपित करता है,
कई बार बता चुके हैं इसको हम। खंड को निरूपित करता है जिसमें एक एंजाइम कहिए चाहे प्रोटीन कहिए, एक एंजाइम या प्रोटीन या इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कह सकते हैं, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने के लिए सूचना किस रूप में होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के रूप में। सूचना नाइट्रोजनी क्षारों के रूप में निहित होता है। तो ये बात तो हमने कई बार आपको बता दिया कि जीन की परिभाषा ही यही है कि जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों के रूप में सूचना निहित होती है एक विशिष्ट एंजाइम या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की। नेक्स्ट देखते हैं 9वां। ये सब जीन संकल्पना में ही चल रहा है। सटन और बोवेरी ने अपना जो भी चीज़ें जीन के बारे में समझा जाना वो इसको लिख दिया जीन संकल्पना के अंतर्गत। 9वां क्या है कि जीन के संगठन में यानी कंपोजिशन में अचानक परिवर्तन से इसकी अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं समझ ही चुके होंगे। जीन में परिवर्तन यानी नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या में या उसके हट जाने या कोई और नाइट्रोजन क्षार के आ जाने की घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। और ऐसे जीन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्ती जीन, म्यूटेंट जीन। और ऐसे जीन को उत्परिवर्ती जीन यानी म्यूटेंट जीन कहते हैं। क्लियर है? बस इतनी बातें बताए थे सटन और बोवेरी ने जीन संकल्पना के अंतर्गत जीन के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है। देखिए ये सब बातें आपको याद कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, एक दो बार याद करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप मन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है आपका जीन की रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन यानी आखिर जीन बना किससे होता है, कौन सा रासायनिक संगठन से मिलकर बना होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन। सिंपली आप जान चुके हो जीन किसका बना हुआ है? नाइट्रोजन क्षारकों का विशेष समूह जो एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है या उससे संबंधित सूचना को निहित रखता है, जीन कहलाता है। जीन क्या कहलाता है? नाइट्रोजनी क्षारकों का वह समूह जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण हेतु सूचना निहित रखता है, जीन कहलाता है, सिंपल वर्ड में। अब आपको पता है कि जीन कहाँ पर स्थित होता है? डीएनए पर। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है कि आनुवंशिक पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं ना। आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है? सामान्य भाषा में आप कह सकते हो न्यूक्लिक अम्ल। जब कोई ज़्यादा डिटेल पूछे तब बताओ कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन कार्य करता है? डीएनए। कुछ जीवों जैसे रेट्रोवायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो जो जीन होता है वो डीएनए पर स्थित होता है और किस रूप में? नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह के रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षारों का
वह समूह जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की सूचना निहित रखता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्लियर है? यानी मान लेते हैं कि ये एक डीएनए है, यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ये एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है, तो ये क्या कहलाएगा? जीन। यानी इतने भाग से अगर कोई एमआरएनए बन रहा है और उस एमआरएनए से कोई प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, तो ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्लियर है बात? तो जीन की रासायनिक संगठन के बारे में भी आपने जाना कि जीन का संगठन किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनी क्षारों से। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी टॉपिक इस भाग का, वो है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यानी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे यही पूछा जाता है कि ये दिया किसने था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था, तो याद कर डालिए, जॉर्ज बीडल व एडवर्ड टेटम ने। जॉर्ज बीडल व एडवर्ड टेटम ने कब दिया था? 1944 में। सन 1944 में एक कवक पर अपना प्रयोग किया में, जिसका नाम था न्यूरोस्पोरा क्रेशा। न्यूरोस्पोरा क्रेशा नामक कवक पर अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि एक जीन एक एंजाइम का संश्लेषण करता है, या इसे सही तरीके से लिखा इस तरह से जा सकता है कि एक एंजाइम के निर्माण, ऐसे लिख सकते हैं, एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है? एक जीन करता है, एक जीन करता है। इसी को कहते हैं एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यानी एक जीन है, एक जीन केवल एक एंजाइम के निर्माण का नियंत्रण करता है। कह सकते हैं वन जीन गिव्स आरएनए एंड आरएनए गिव्स प्रोटीन फॉर्म एंजाइम। क्लियर है? एक एंजाइम को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है, ये तो सत्य है,
तो ये दिया था बीडल और टेटम ने। इसे कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें एक दोष था। दोष ये था कि प्रत्येक एंजाइम, हर एंजाइम केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर नहीं बना होता। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर नहीं बना होता। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जीन एक एंजाइम को बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि एक जीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित रखता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में तो बहुत सारे। तो इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दोनों के संदर्भ में सही करने के लिए जो राइट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वन जीन गिव्स mRNA एंड mRNA फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस हाइपोथेसिस का नाम बदल के क्या कर दिया गया कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना यानी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्योंकि वहाँ पे गलत पड़ रहा था क्योंकि एक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है कि जो सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना हो। तो एंजाइम चूंकि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोट्स में तो मैक्सिमम एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है एक जीन, और एंजाइम एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। तो वहाँ पर ये कहना सही नहीं था। और इस संदर्भ में कि यूकैरियोट्स में एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है और प्रोकैरियोट्स में भी एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है, तो उस हिसाब से ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि फिर वही बात कि एंजाइम जो कह रहे हैं एक जीन एक एंजाइम, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि एक एंजाइम एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से नहीं मिलकर बना होता है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। समझ में आया? तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा था वो ये कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था? जॉर्ज बीडल व एडवर्ड टेटम ने। याद कर डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रयोग किस पर किया गया? न्यूरोस्पोरा क्रेशा नामक कवक पर। बस ये था आज का आखिरी टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद आता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसमें ओपेरॉन वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी देना है, मतलब हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपनी कॉपी में भी जरूर नोट करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि जीन क्या होता है। दूसरा, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेकॉन क्या होता है। नेक्स्ट, म्यूटॉन क्या होता है। नेक्स्ट, सिस्ट्रॉन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स अपने कॉपी में भी नोट करिए और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी इन वीडियो से वंचित है, जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप शेयर करें, जिससे आपके शेयर करने की मदद से वहाँ तक पहुँच सकें और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक, आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।